अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की क्लास हमारी यूनिट 1 है और हमारा जो टॉपिक है वो कंप्यूटर सिस्टम्स है। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो अब तक क्लास में आ गए हैं, सबसे पहले तो वो अपनी अटेंडेंस लगाएं, अपना नाम लिखें और उसके बाद इस क्लास को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने, देखें, समझें और कोई भी सवाल हो लाजमी कमेंट के अंदर मेरे से करें। मैं उसका इंशाल्लाह आपको जवाब भी दूंगा और आपको मज़ीद बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूनिट 1 का कंप्यूटर सिस्टम है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज, इसके अंदर आप देखें, इसके कुछ समरी यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। डिफ़ाइन एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ सिस्टम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। ये क्या होता है, इसके मुतल्लिक हम मुकम्मल तौर पर डिफ़ाइन भी कर सकेंगे और किसी को समझा भी सकेंगे, डिस्क्राइब भी कर सकेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स के मुतल्लिक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर, पीसी या मोबाइल जो है, इसके अंदर जो प्रोसेसर्स होते हैं, सीपीयू होते हैं, रैम्स होती है, ये तमाम कैसे काम करती है, कैसे चलती है, इनका क्या रोल होता है हमारे कंप्यूटर को चलाने में, इसके मुतल्लिक हम बड़ा तफसील से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको डिफ़ाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या हम पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लो लेवल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर यूजेस, ये हम तमाम अपने इस यूनिट 1 में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा क्या टॉपिक होगा जी, आइडेंटिफाई एंड एनालाइज डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन कैसे होती है आपके कंप्यूटर में, यानी आप जो भी डेटा टाइप करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए या वॉइस रिकॉर्ड करते हैं अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, वो कैसे उसकी तरसील होती है, कैसे वो लो लेवल या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है। और एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है, तमाम डेटा कंप्यूटर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। फिर वही कम्युनिकेशन आप एक जगह से, यानी आप एक प्लेस पे बैठे हैं, वहाँ से आप किसी से रब्ता करते हैं जो दूसरी किसी जगह पे ज्योग्राफिकली कहीं दूर है। मिसाल के तौर पर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं और आप रब्ता कर रहे हैं किसी से जो अमेरिका में या लंदन में है, तो वो कैसे डेटा आपका वहाँ तक जाता है, इसके मुतल्लिक भी हम इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में मुंसलिक होते हैं एक दूसरे से तार के ज़रिए या वायरलेसली, तो वो कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्किटेक्चर हैं, उसको हम मज़ीद तफसील से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, ये जो आपने कंप्यूटर नेटवर्क बनाया है इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करेंगे, वो आप इस पे सीखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको आइडिया है, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह रब्ता करते हैं, तकरीबन आपको सबको इस चीज़ का आइडिया है। और इसके अंदर डिवाइसेस जो सी होती हैं वो भी आपको आइडिया है कौन कौन सी होती हैं। रूटर से आप बड़ा आगाही है आप लोगों को, आपके तमाम के घरों में इंटरनेट लगा होगा, रूटर यूज़ करते होंगे, स्विचेस हैं, तारे हैं, ये तमाम चीज़ें आप यूज़ करते हैं। इसको हम बड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये काम कैसे करती है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, बेसिक नेटवर्किंग सिस्टम हम पढ़ेंगे और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, हाउ डेटा इज़ ट्रांसमिटेड एंड की कॉन्सेप्ट सच एज प्रोटोकॉल, स्पीड एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर और उसी की मज़ीद तफसील है, सब टॉपिक्स हैं उसी के। पहला कौन सा है आपका कंप्यूटर सिस्टम, डिस्क्राइब ऑफ सिस्टम, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ये हो गया। दूसरा क्या होगा, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स हैं वो हो जाएंगी, उसके अंदर हाई लेवल लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है, नेटवर्क्स आ जाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती हैं और डेटा एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो ये 3 मेन टॉपिक्स हैं, बाकी इसके सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको पहले से ही आइडिया होगा कंप्यूटर सिस्टम से मुतल्लिक, लेकिन अब चूँकि पहला यूनिट है तो इसके अंदर थोड़ा सा तारुफ बड़ा ज़रूरी है। तो इसी तारुफ से आगाज़ करेंगे। तो आपको जिस तरह स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, चैट जीपीटी पे, एआई पे भी आप इसको देख सकते हैं। असल चीज़ है आपको इंट्रोडक्शन आता हो कि कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है।
तो इसको अगर आप रीड करें, A computer system is a fundamental and important part of modern life. It has revolutionized the way we work, communicate, learn, and entertain ourselves. A computer system is not just a single device but sophisticated combination of hardware and software components that work together to process information, solve problems, and execute a multitude of tasks. ठीक है, तो क्या होता है जी कंप्यूटर सिस्टम? फंडामेंटल यानी बुनियादी एंड इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे ज़रूरी पार्ट है आजकल की मॉडर्न लाइफ का। जिसके पास इस वक्त कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर से मुराद मैं पीसी की बात नहीं कर रहा, मैं लैपटॉप की बात नहीं कर रहा, ये जो मोबाइल आपके हाथ में है ना, ये भी कंप्यूटर है। जो आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ये भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक टाइप है। ठीक है, तो जितनी भी आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ये सब कंप्यूटर सिस्टम ही है। ठीक है, तो ये तमाम क्या है, ये ज़रूरी है आज की ज़िंदगी में। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, एक दूसरे से रब्ता रखना चाहते हैं और आजकल के जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके साथ चलना चाहते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम से आगाही आपके लिए बड़ी लाजमी है। अगर आप कंप्यूटर सिस्टम से आगाही नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत पीछे रह जाएंगे। और बल्कि आप ये समझ लें कि आप कई दहाइयाँ पीछे चले जाएंगे, जब कंप्यूटर नहीं होता था और लोग जो है हर चीज़ को अपने हाथों से और अपने दीगर मामलात को जो है वो यूज़ करने के लिए खुद जाते थे, खुद काम करते थे, हर काम अपने हाथ से कर रहे हैं तो उस तरह करते थे। तो अब उस तरह का काम नहीं होता, अब हर चीज़ जो है कंप्यूटर पे, मोबाइल पे हो जाती है। मिसाल के तौर पे बिल वगैरह आप जमा करवाते हैं इजी पैसा से, जैज़ कैश से, और मुख्तलिफ़ किस्म की बैंकिंग ऐप्स आप यूज़ करते हैं उसके लिए। इसी तरह फ़ीस जमा करवा देते हैं ऑनलाइन, या किसी को पैसे भेजने हो तो आप किस तरह भेजते हैं, खुद जाकर उसको नहीं दे कर आते, आप जस्ट मोबाइल से सेंड कर देते हैं। और किसी से रब्ता करना हो तो खुद नहीं जाते, ख़त नहीं लिखते उसको, जस्ट कॉल करें, मैसेज करें, उस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ा ज़रूरी हैं हमारे लिए आज के माशरे में। अगर आपने सर्वाइव करना है तो आपने ये कंप्यूटर सिस्टम से आगाही लाजमी हासिल करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज डिजिटल एज। तो कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है, मैंने बता दिया क्यों ज़रूरी है। वेदर सम वन इज़ कैजुअल यूज़र और प्रोफेशनल इन फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग। अगर तो आप सिर्फ वैसे ही यूज़ कर रहे हैं, यानी आप कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं, आप बायो के हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तब भी आपको कंप्यूटर सीखना है। अगर तो आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं तब भी आपने कंप्यूटर सीखना है। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या आप खुद आईटी फील्ड से है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है, ये कुछ भी है, आपको कंप्यूटर तो सीखना ही पड़ेगा। यानी इस 2 लाइनों से हमने क्या सबक लिया बच्चों, कि आपने कंप्यूटर को लाजमी सीखना है, चाहे आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप बायो के स्टूडेंट ही इवन क्यों ना हो, आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको कंप्यूटर सिस्टम से मुतल्लिक मालूमात होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये अगली लाइन में बता रहे हैं। इट एम्पावर्स द यूजर्स टू यूटिलाइज द कैपेसिटीज ऑफ कंप्यूटर फॉर डाइवर्स पर्पस, फॉर बिजनेस एंड साइंटिफिक रिसर्च, टू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्या सीखा जी हमने यहाँ पे इस लाइन में? ये आपको मज़ीद पावर देगी, आपका मज़ीद कंट्रोल देगी आपको किस चीज़ के ऊपर, मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करें। आप बिज़नेस के लिए करें, आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, या आप इंटरटेनमेंट फील्ड में। एंटरटेनमेंट क्या होती है, जिस तरह ये म्यूज़िक है, मूवीज़ है, गेम्स हैं, ये किसी भी फील्ड में आप चले जाएँ वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी आएगा, तभी आप उस फील्ड में जा सकेंगे। तो मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन बड़े अच्छे से हो गया है। आपको पहले भी पता था क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन मैंने थोड़ा सा मज़ीद इसको डिफ़ाइन कर दिया है। आप अपने लफ्ज़ों में डिफ़ाइन करें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, गूगल से पूछ लें, और बेशक इसको आप मेरे वाला ही देख लें, जो अगर मैंने जो समझाया वही समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आया दोबारा मेरे से पूछे कमेंट में, मैं मज़ीद इसको डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, थोड़ा सा इसके अंदर हिस्ट्री को देख लेते हैं हम कंप्यूटर की, कैसे बना, कब बना, किसने बनाया, इसकी अर्ली स्टेजेस क्या थी, पहले ये कैसा दिखता था, अब कैसा दिखता है, पहले इसके अंदर क्या हर्डल्स थे, और ये कैसे अब जदीद वक्त के साथ साथ, तकाज़ों के साथ साथ ये बढ़ता गया और आज हमारे पास किस हालत में है। तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्या हेडिंग है जी, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री क्या होती है, यानी तारीख़, यानी इसकी क्या तारीख़ है कंप्यूटर की। तारीख से मुराद डेट नहीं है कैलेंडर वाली, तारीख से मुराद ये है कि माजी में इसके ऊपर कितना काम हुआ,
आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले ये कैसा दिखता था, आज कैसा दिखता है। ठीक है, इसको तारीख कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो इधर मज़ीद थोड़ी सी डेफिनेशन इन्होंने बता दी है हिस्ट्री के अंदर भी। क्या होता है जी, कंप्यूटर इज़ अ प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक होती है, बिजली से चलती है, इसमें बैटरी वगैरह होती है। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली जो है वो आपको करके दे देती है। अर्थमेटिक ये होता है जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन वाले। लॉजिकल ऑपरेशन जिस तरह इफ एल्स होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर सैटरडे या संडे है तो उस दिन स्कूल से छुट्टी होगी, मंडे है और मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने स्कूल जाना है। ये क्या है, ये लॉजिक चीज़ें हैं। ठीक है, लॉजिकल, ये भी कंप्यूटर सॉल्व करके देता है आपको, और कंप्यूट भी करके देता है। कंप्यूट से मुराद क्या होता है, डिसीजन करता है, उसके ऊपर काम करता है, प्रोसेस करता है, फिर आपको उसका सोल्यूशन देता है। ठीक है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो आपने सीख रहे हैं कि इसने ये सब कुछ कैसे सीखा। आपको जानना चाहिए ना कि ये जो चीज़ आपके हाथ पे है, मोबाइल पे है, कंप्यूटर पे है, ये कैसे बना, यहाँ तक कैसे पहुँचा जो आज हमारे पास है। तो इसकी जो सबसे पहली टाइप है, जो सबसे पुराना आप समझ लें मशीन है कंप्यूटर की, उसका नाम क्या है, अबैकस। क्या नाम है स्टूडेंट, अबैकस। ये सबसे पुराना है। अबैकस वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट काउंटिंग डिवाइस। सबसे पुरानी जो काउंटिंग वाली डिवाइस है उसका नाम क्या है स्टूडेंट, अबैकस। ठीक है, कैसे बनती है ये देख लीजिए, कुछ शक्ल आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। इसकी मज़ीद तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो एक है, चले कंप्यूटर पे क्लास लेने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आप साथ साथ चीज़ें मज़ीद भी देख सकते हैं जो आपकी बुक वगैरह में नहीं होती। ये देखें, ये अबैकस की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। आप देखें इसके अंदर क्या है, ये बंटिया टाइप थोड़ी सी इन्होंने डाली हुई है इसमें, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, मिसाल के तौर पे पहले वाले में 3 डाल लें, दूसरे वाले में 4 डाल दें, और तीसरे में आप कहें कि इनको मैं प्लस करके 7 जो है वो बंटिया हैं या बॉल्स हैं, जो भी स्टोन है, जो भी आप इसको कह लें, उसके ज़रिए आप प्लस माइनस भी कर सकते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो अबैकस से ये काम होता था हिस्ट्री में। ये सबसे पहला आला था जो दुनिया में बना था, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो आज भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आल दो कि अब इतनी ज़रूरत नहीं रही, बल्कि ज़रूरत रही ही नहीं है। अब तो कैलकुलेटर और बड़ी जदीद किस्म की चीज़ें हैं, आप मोबाइल में ही कैलकुलेट कर सकते हैं हर चीज़। तो ये अबैकस है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आपने याद कर लेना है, पढ़ लेना है, और वही चीज़ है जो मैंने उर्दू में बताई है उसी को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। Abacus was one of the earliest counting devices consisting of the beards and stone or rods or wires. It has used for centuries in various culture of arithmetic calculation by sliding beads to represent different numerical values. ठीक है, वही डिफाइन किया हुआ जो हमने अभी पढ़ा है। तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है और समझ आपको आ गई होगी ये क्या होता है। उसके बाद डिफरेंट डिवाइसेस आती रही आपकी बुक में, मेरे ख्याल में 2-3 लाइनें होंगी इसके बारे में। नेपियर्स बोन है। नेपियर्स बोन क्या होता है, ये भी एक डिवाइस है उसी तरह की। ये जॉन नेपियर के नाम पे है। जॉन नेपियर कौन था स्टूडेंट, जिसने ये बनाया था। नेपियर बोन, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था। ये सेकेंड डिवाइस थी। ठीक है, तो इसका भी बताया हुआ है कि ये 9 सेपरेट स्ट्रिप्स बोन्स जो होती है वो मार्क विद न्यूमरल्स एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये डिवाइड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होता था। अब तो यूज़ नहीं होता, पहले होता था। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मज़ीद इसको रिसर्च करने की ज़रूरत रही है। इसका बस आपको नाम पता हो, बेसिक सी चीज़ें पता हो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता था। और ये क्या था, इट वाज आल्सो द फर्स्ट मशीन टू कैलकुलेट यूजिंग द डेसिमल पॉइंट सिस्टम। जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम होता है उसको यूज़ जो है इस मशीन के ऊपर फर्स्ट टाइम किया गया था। ठीक है, इससे पहले कोई ऐसी मशीन नहीं थी जो डेसिमल पॉइंट सिस्टम को क्या कर सके, डिफाइन कर सके या कैलकुलेट कर सके। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा हो गया, अबैकस हो गया, और सेकंड जो हो गया नेपियर्स बोन हो गया। ये इसकी तस्वीर भी बनी हुई है। मज़ीद तस्वीरें देखनी हुई तो गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगी। फिर उसके बाद कौन सा आ गया था, पास्कलेन आ गया था। ये कब बना था स्टूडेंट, ये इन्वेंटेड हुआ था 1642 में। किसने बनाया था, पास्कल ने बनाया था। तो उसी के नाम के ऊपर पास्कलेन इसका नाम रख दिया गया था। कौन था ये, फ्रेंच मैथमेटिशियन था। फ्रेंच मतलब फ्रांस से ताल्लुक़ था इसका। तो उसके बारे में थोड़ा सा ये एक 2 लाइनों में डिफ़ाइन किया हुआ है। असल में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी मशीन थी, उसके बाद क्या हुआ, तीसरे नंबर पे क्या हुआ, कैसे कैसे इंकलाब आता रहा और हमारे पास नई नई मशीनें आती रहीं, और अब हमारे पास कंप्यूटर और मोबाइल आ गए। ठीक है स्टूडेंट,
तो ये तीसरी मशीन थी 1642 में। डेट्स याद कर लीजिएगा, डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर जिसने बनाया उसका नाम लाजमी याद किया करें। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह में आ जाता है। एक नाम, डेट, और जिस बंदे ने बनाया उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी काम तो इनका कैलकुलेशन ही है, ये सारा कॉमन ही है। पहले वाला भी कैलकुलेशन कर रहा था, ये भी कैलकुलेशन ही कर रहा है। नेपियर्स मोन पैस्कलिन भी कैलकुलेशन। शुरू की जितनी मशीनें थी उनका काम बस कैलकुलेट करना था, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो यही करते रहे वो, तो इसका कोई इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। आगे चलते हैं। अगली मशीन कौन सी है जी? ये भी, इनको बस आपने एक एक दफ़ा पढ़ लेना, इनकी डेट्स देख लीजिएगा। डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, टेबुलेटिंग मशीन, इनको दो दो लाइनों में डिफ़ाइन किया हुआ है। ये चार्ल्स बाबेज, ये बड़ा मशहूर नाम है। चार्ल्स बाबेज क्रिएटेड अनदर कैलकुलेटिंग मशीन दैन एनालिटिकल इंजन इन 1830। चार्ल्स बाबेज कौन है स्टूडेंट्स? इसको बाबाए कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का जो सहरा है ना, जिस तरह आप समझ लें कि जिसने ईजाद किया, वो चार्ल्स बाबेज के सर जाता है। आप गूगल पे या चैट जीपीटी पे भी सर्च कीजिएगा ना, तो आपको पता लगेगा चार्ल्स बाबेज जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बंदा है कंप्यूटर की हिस्ट्री में। इसलिए ये भी कैलकुलेटिंग मशीन ही थी, एनालिटिकल इंजन इन 1830। It was a mechanical computer that took input from punch cards. It was capable of solving any mathematical problem and storing data in memory. Analytical engine is shown in figure। इस फिगर में ये क्या करता था, इसको आप पंच कार्ड्स की सूरत में इनपुट देते थे और ये कोई भी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था और उसका जो जवाब था वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता था। यानी कि जिस तरह आज के कंप्यूटर कर रहे हैं ना, तो सेम उसी तरह का ये काम करता था। और ये कब बना था? 1830 में, 1830 में, ठीक है। तो इससे पहले ये डिफरेंस इंजन था, ये भी इसी ने बनाया था, चार्ल्स बाबेज ने ही बनाया था। तो ये जो मैकेनिकल कंप्यूटर आए थे ना, ये चार्ल्स बाबेज लेकर आया था। उससे पहले आप देखें सारा कैलकुलेशन हो रही थी उसी वक्त, वक्ती तौर पे हो जाती थी। लेकिन बाद में जो है मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो इसने दिया और ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा हर चीज़ को। तो ये चार्ल्स बाबेज का बड़ा कारनामा था, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद कौन सी है जी? टेबुलेटिंग मशीन है। ये भी उसी से आगे अब चल रहा है। चार्ल्स बाबेज ने जो कारनामा कर दिया, अब उसी को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और ये मुख्तलिफ मशीनें इसके अंदर आ रही हैं। मार्क 1 ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है। ये सक्सेसफुल कंप्यूटर था। द नेक्स्ट सक्सेसफुल कंप्यूटिंग मशीन इन्वेंटेड वाज अ डिजिटल कंप्यूटर नोन एज मार्क 1। ये डिजिटल कंप्यूटर आ गया। डिजिटल कौन सा होता है? जो डिजिट्स के अंदर 0 1 2 ये डिजिट्स होते हैं, ठीक है। ये किसने बनाया है जी? हॉवर्ड एकन ने 1944 में। और इसका नाम क्या था? मार्क 1। ये क्या कर सकता था? एड 3 नंबर्स हैविंग 8 डिजिट्स इन 1 सेकेंड, ठीक है। 3 नंबरों को आपस में ऐड कर देता था, हैविंग 8 डिजिट्स इन 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड के अंदर ये करके देता था। आज तो आपको पता है कि बहुत फास्ट हो गया, लेकिन उस वक्त के अतबार से ये बहुत बड़ी बात थी कि 1 सेकेंड के अंदर हो रहा है। आज तो आप समझ लें कि सेकंड के हज़ारे लाखवें या जितना मर्जी आप लेते जाएं, जितना फास्ट कंप्यूटर होगा वो उतना जल्दी से कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ये मज़ीद क्या करता था? ये प्रिंट आउट भी कर देता था आपके रिज़ल्ट को, जो कुछ आपने लिखा होता था उसको प्रिंट करके दे देता था। और इसका आप साइज़ देखें ज़रा। मार्क 1 वाज 50 फीट लॉन्ग, 50 फुट लंबा। 50 फीट कितना होता है स्टूडेंट्स? कैलकुलेट कीजिएगा, अपना फुट निकालिएगा बैग से और उसको निकाल के देखिएगा। वो एक है तो अगर वो 50 हो तो कितना लंबा होगा, ठीक है। 8 फीट हाई एंड वेट अबाउट 5 टन्स। 5 टन कितना होता है? ये गूगल के ऊपर सर्च करिए 1 टन कितने किलो होता है और फिर उसको कैलकुलेट कीजिएगा कि 5 टन कितने होते हैं, ठीक है। इट यूज 3000 इलेक्ट्रिक स्विचेस। वाओ, 3000 बिजली के स्विचेस को लगे होते थे। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। इतना बड़ा कंप्यूटर था, लेकिन उस वक्त के एतबार से एक बहुत बड़ी ईजाद थी और बहुत बड़ी कामयाबी थी उनके लिए कि उन्होंने ये बनाया था, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे चलते हैं मज़ीद। कंप्यूटर जनरेशन आती हैं स्टूडेंट्स। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इज़ अ चेन दैट रन्स फ्रॉम द एंशिएंट अबेकस एंड द एनालिटिकल इंजन ऑफ द 19th सेंचुरी थ्रू द मॉडर्न क्वांटम कंप्यूटर। अबेकस से शुरू हुई थी हिस्ट्री हमारी, एनालिटिकल इंजन तक आई और उसके बाद अब कहाँ तक पहुँच गए हैं हम? हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और पता नहीं क्या कुछ हमारे पास है। तो कितनी जनरेशन्स होती हैं वो हम पढ़ेंगे। ईच जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर इज़ करेक्टराइज्ड by major technological development
ऑफ दैट टाइम। ठीक है, हर जनरेशन के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी आती रही, उसी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी जनरेशन है जी? फर्स्ट जनरेशन है। कब से कब तक रही ये आपने लाजमी याद रखना है। पहली जनरेशन 1940 से 1956 तक रही, यानी कि 16 साल। क्या कुछ होता था पहली जनरेशन में? थ्योरी है, थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी इसके अंदर। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? ये इस तरह की कुछ होती है चीज़ जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती थी उनको बनाने में। और क्या इसमें मसला था जी? प्रोसेसिंग स्पीड स्लो। ज़ाहिर बात है, नई नई चीज़ बनी है, अभी इतना उसको डेवलप तो नहीं किया गया कि वो बहुत फास्ट होगी, तो स्लो ही होना था उसने। मेमोरी कैपेसिटी जो है उसकी लिमिटेड थी, थोड़ी होती थी मेमोरी, और बहुत बड़े बड़े होते थे, पूरा कमरा चाहिए होता था उनको रखने के लिए। मैंने अभी दिखाया आपको मार्क 1 कंप्यूटर कैसा था। और इसी तरह पंच कार्ड इसके अंदर यूज़ होते थे। कुछ उनके नाम आप देख लीजिए। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ये वाले थे, इनके नाम लिखे हुए हैं। मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एनस्टिक, यूनिवैक, IBM, ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के नाम हैं, आपने ये देख लेने हैं। इस पे जो देखने वाली या याद करने वाली चीज़ है, एक तो ये डेट है, ठीक है, दूसरा ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये वाले, तीसरा इनके नाम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि पहली जनरेशन कब से शुरू हुई और कब तक ख़त्म हुई, और उसमें उसके फ़ीचर क्या क्या थे और उनके नाम क्या थे। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर सेकंड जनरेशन आ जाती है स्टूडेंट 1956 से 1963 तक। पहली कहाँ तक थी? 1940 से 1956, दूसरी 1956 से 1963 तक। इसके क्या क्या फ़ीचर थे? इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को ख़त्म करके ट्रांजिस्टर को ले आए। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और ट्रांजिस्टर का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ। की इनपुट एंड आउटपुट मेथड जो है इंक्लूड पंच कार्ड रीडर्स, मैग्नेटिक टेप्स इसके अंदर इस्तेमाल हुई, मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल हुई और प्रिंटर इस्तेमाल हुए। ठीक है, और लैंग्वेज कौन सी बनी इसके अंदर? असेंबली लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज बनी थी कंप्यूटर की, और इससे हम प्रोग्रामिंग करते थे उस वक्त। तो ये वाली एक नई इनोवेशन थी सेकेंड जनरेशन में। और जो उस वक्त की लैंग्वेजेस जो बनी थी वो कौन कौन सी? फोर्ट्रान और कोबोल। ठीक है, ये दो नई लैंग्वेजेस आई थी उस टाइम पे कंप्यूटर की ज़ुबानें। तो ये इसके फीचर्स थे। इसके बाद इनके कुछ नाम आप देख लीजिए। ये सेकंड जनरेशन्स के कंप्यूटर के कुछ नाम लिखे हुए हैं। यूनिवैक 2 था, IBM 7030 था, जनरल इलेक्ट्रिक GE 635, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन CDC 1604। ये कंप्यूटर्स के नाम हैं जो उस वक्त बनाए गए थे। ठीक है, सेकंड जनरेशन में। इसके बाद स्टूडेंट आ जाती है थर्ड जनरेशन। ये कब से कब तक थी? 1963 से 1971 तक। इसमें क्या होता था स्टूडेंट्स? इसके अंदर IC आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये चिप्स होती हैं जो उस वक्त के कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल होती थी। IC चिप्स इनको कहते थे। यह पहले वाली जो दो जनरेशन थी ना उनसे तेज़ हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। डू यू नो इंटेल इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर द इंटेल 4004 इन नवंबर 1971। इंटेल क्या है? कंपनी है, आज भी इसी के प्रोसेसर चल रहे हैं। ये जो i5 i7 ये सारे जो होते हैं ना, ये तमाम इंटेल के ही होते हैं। तो इंटेल ने ही बनाया था पहला प्रोसेसर, आज भी यही बना रहे हैं, इन्हीं के इस्तेमाल होते हैं। जो आप i5 i7 i9 i3 जितने भी यूज़ करते हैं ना, ये इंटेल वालों के ही हैं। तो इन्होंने पहली दफ़ा भी इन्होंने ही बनाया था 1971 में। ठीक है, आज भी यही बना रहे हैं चिप्स वगैरह। तो ये थर्ड जनरेशन होगी स्टूडेंट। इसके बाद फोर्थ जनरेशन, ये 1971 से लेके आज तक चल रही है, 1971 से प्रेजेंट तक। ठीक है, क्या होती है फोर्थ जनरेशन? इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बनाए गए पहली दफ़ा। ये जो प्रोसेसर होते हैं ना आपके कंप्यूटर में, ये फोर्थ जनरेशन में बनाए गए। इसके बाद आप देखें इनको क्या बोलते हैं? इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, एक्सेप्शनल स्पीड, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। आप देखते हैं गीगाबाइट में, GB, टेराबाइट, पीटाबाइट बहुत सारी होती हैं। तो वो सारी किसके अंदर इस्तेमाल हो रही हैं? आजकल के कंप्यूटर्स में। तो ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं जो हमारे पास हैं। और क्या था इस पर स्टूडेंट्स? ये देखें, स्मॉल साइज़ होता है, छोटे साइज़ में होते हैं, हाई रिलायबिलिटी होती है यानी देर तक चलते हैं, लो पावर कंजप्शन, कम बिजली लेते हैं। आपने देखोगे वो जो सबसे पहले मार्क 1 था वो 3000 स्विचेस ले रहा था और इतना बड़ा था कि 50 फुट का था, और ये बिल्कुल आपके हाथों में लैपटॉप आया होता है। ठीक है,
और अफोर्डेबिलिटी, हर बंदा ख़रीद सकता है, वो तो बहुत महंगे होते थे पहले कंप्यूटर, पहले तो हर कोई ख़रीद नहीं सकता था ना। अब ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं, विजुअल बेसिक, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी आ गई हैं जो अब इस्तेमाल होती है इसमें। अब इनके जो है नाम पढ़ लें आप, ये आपको सबसे बल्कि अच्छे से याद होने चाहिए और याद होंगे आपको, बल्कि ऑलरेडी आप यूज़ करते हैं। डुअल कोर, कोर टू डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये सारे AMD के होते हैं कुछ प्रोसेसर, ये सारे आपको याद है। ठीक है, और इनकी कंपनीज आप देख ले कौन कौन सी बना रही है। IBM है, HP, हर बंदे को पता है बहुत बड़ी कंपनी है कंप्यूटर की। डेल बहुत बड़ी कंपनी है। एप्पल हर बंदे को पता है, ये फ़ोन भी बनाते हैं, कंप्यूटर भी बनाते हैं। ठीक है, मैकबुक, ये सारे आजकल के कंप्यूटर जो है ये 4th जनरेशन में है। अगली जनरेशन कौन सी है स्टूडेंट? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन क्या होती है? 5th जनरेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो AI है। ठीक है, 4th जनरेशन तो चलो कंप्यूटर हो गई है, जो 5th जनरेशन है ना ये अभी चल रही है, अभी शुरू हुई है। 4th भी साथ ही चल रही है, 5th भी स्टार्ट हो गई है। और ये क्या है? इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद ऑन गोइंग एडवांसमेंट। जो आजकल इजादात हो रही है सारी 5th जनरेशन में आती है। अभी तक 4th ख़त्म नहीं हुई, 5th अभी समझ ले स्टार्टिंग में है। जैसे ही 4th ख़त्म होगी 5th समझ ले प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो आजकल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको आप कहते हैं ना, चैट GPT, क्लॉड और ये रोबोट्स वगैरह, ये सारे 5th जनरेशन में आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और 5th जनरेशन कंप्यूटर सपोर्ट एडवांस पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज अलाउइंग द एक्सिक्यूट मल्टीपल टास्क सिमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे टास्क करता है 5th जनरेशन। और इसके अंदर जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है स्टूडेंट्स, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये आपको याद होनी चाहिए कि NLP कौन सी जनरेशन में इस्तेमाल होती है? 5th जनरेशन में। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे क्या आ रहा है जी? अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एंड देयर टाइप्स, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए हमने सारी जनरेशन्स पढ़ ली हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया है, और इस पूरे यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने सीख लिया। इसके बाद हमारी हिस्ट्री हमने इसकी सारी देखी। हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर के जो सिस्टम्स बने वो हमने देख लिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी है। पहली क्लास थी आज आपकी, और इसके अंदर इंट्रोडक्शन भी हो गया और जनरेशन्स भी हमने बड़े अच्छे से पढ़ ली और अच्छे से हमने सीखने की कोशिश की। अब आपका क्या काम है? आपने मेरे से सवाल पूछने हैं। मतलब जो आज का हमारा पूरा जो क्लास थी, लेक्चर था, जो भी था, इसको आपने कैसे समझा, क्या आपको समझ नहीं आया, वो आप पूछें, क्वेश्चन करें मेरे से। और अगर तो सब समझ आ गया तो अपना नाम लिख के आगे कहने नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं है, सब कुछ समझ आ गया। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो सवाल लिखे, यानी हर बंदा कमेंट लाजमी करेगा। कोई ऐसा बच्चा या स्टूडेंट नहीं रहेगा जो कमेंट नहीं करेगा, ताकि मुझे पता लगे आपने पूरी क्लास ली है। इसलिए मैंने आखिर में ये वाली बात की है। शुरू में कर देता आपने बस सवाल लिख के गायब हो जाना था। अभी आप गायब नहीं होंगे बल्कि लिखेंगे, ताकि मुझे पता लगे कि कितने स्टूडेंट्स ने देखा है और कितने दरमियान से भाग गए। तो इसमें अपना इंटरेस्ट रखें, इसको सीखें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कंप्यूटर की हिस्ट्री का आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम का आपको मुकम्मल इल्म होना चाहिए, तभी आप आगे चलेंगे, आगे कामयाब होंगे। तो अच्छे से तैयारी करें और जल्दी से मुझे आगे लिखे कमेंट में, कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए। अगली क्लास में मज़ीद कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।